एपिसोड 45। यांग परिवार और अन्य लोग ये देखकर बहुत उत्साहित हुए। यांग म्यूमिंग ने अपना हाथ हिलाया और यांग परिवार के ताकतवर आदमियों से कहा कि वे यांग परिवार को कसकर घेर लें ताकि कोई भी भागने में सफल न हो सके। वांग जिनफू की आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं और उनमें निराशा की एक झलक दिखाई दे रही थी। चूंकि यान परिवार आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए उन सभी को मार डालो। इससे बाद में होने वाली किसी भी समस्या से भी बचा जा सकेगा। बड़े बू, ये करो, वांग जिनफू ने आदेश दिया। हाँ, बू यंगवेई की लंबी तलवार उसके हाथ में चमक उठी और वह यान झोंग की ओर चला। यान झोंग की अभिव्यक्ति भारी थी। हालांकि वह दिव्य शक्ति क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, लेकिन वह ग्रैंडमास्टर क्षेत्र को नहीं, बल्कि दाव क्षेत्र को लक्ष्य कर रहा था। लेकिन परिवार के मुखिया के रूप में वह अभी भी आगे खड़े थे। मेरे पीछे, वह चिल्लाया। यान परिवार के चेहरे पर भारीपन था और कुछ में निराशा भी दिख रही थी। उसका यान परिवार दिव्य खजाना मंडप के बराबर कैसे हो सकता है? एक ग्रैंडमास्टर रियल मास्टर अपने यान परिवार को मिटा सकता है। जब वे हताश थे, तभी एक आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और यान झोंग के पास आ गई। यान झोंग दंग रह गया और अपने बगल में खड़े व्यक्ति की ओर देखने लगा। वह फैंग चेन था, जो साधारण दिख रहा था। उसी समय झाओ शिमाई भी आगे बढ़कर फैंग चेन के पास आ गई। यह आप है? यान झोंग थोड़ा हैरान हुआ। यह आदमी क्या कर रहा था? मौत की तलाश में? जियाओ में इस झंझट में उसके साथ क्यों शामिल हो गया? तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, वह चिल्लाया। दादाजी यान, चिंता मत करो, जियाओ माया यहाँ है, कुछ नहीं होगा। जियाओ माया ने अपनी छाती के सामने अपने हाथों को पार किया और गर्व से कहा। आप? यान झोंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंततः उसने कुछ नहीं कहा। भले ही वह जिद्दी था, उसे स्थिति को देखना था। वह वर्तमान स्थिति को हल नहीं कर सकता था और केवल जियाओ माया पर भरोसा कर सकता था। केवल तभी जब किंग लाओ, जिसकी उसने गुप्त रूप से रक्षा की थी, कार्रवाई करता, तो यान परिवार को बचाया जा सकता था। झाओ पिंगफान, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, उसने चुपके से कहा। वांग जिनफू ने देखा कि वास्तव में दो छोटे लड़के खड़े थे और वह जोर से हंसे। क्या? यान परिवार केवल इन दो युवा लड़कों पर भरोसा कर सकता है? मैं हंसते हंसते मरा जा रहा हूँ। क्या तुम एक रथ को एक मेंटिस भुजा से रोकने की कोशिश कर रहे हो? यांग मूमिंग का चेहरा चिढ़ाने से भरा हुआ था। बड़े बू, कृपया उस महिला की जान बख्श दीजिए। यांग किंग ने एक भद्दी नजर दिखाई, लेकिन उसने झाओ शिमाई पर कभी हार नहीं मानी थी। उसे मार डालो, उस कमीने को मार डालो। यान जियोकिन ने फैंग चेन को भयावह नजर से देखा और प्रार्थना करता रहा कि बू यंगवेई उस दुष्ट आदमी फैंग चेन को मार डाले। यहाँ तक कि यान परिवार के लोग भी फैंग चेन और झाओ शिमाई को अलग अलग भावों से देख रहे थे। वे परिवार की धर्मपुत्री के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, तथा दूसरा पक्ष भी कभी कभार ही आता था और वे उसकी पहचान भी नहीं जानते थे। इस समय दोनों एक दूसरे से अलग खड़े थे और उन्हें लगा कि यह बहुत मजेदार है। तभी फैंग चेन बोला। उन्होंने बू यंगवेई से कहा, रुको। जब ये कहा गया तो सारा दर्शक समूह दंग रह गया। तभी यान परिवार में जोरदार ठहाका लगा। क्या मैंने सही सुना? वह एक ग्रैंडमास्टर को आदेश दे रहा है। हे भगवान, वह सोचता है कि वह कुछ खास है और एक ग्रैंडमास्टर को आदेश देने का साहस करता है। मैं हंसते हंसते मरा जा रहा हूँ। ये जोकर कहाँ से आ गया? ये तो बहुत हास्यास्पद है। यान परिवार के लोग लगातार हंसे और यान परिवार के लोगों ने भी सोचा कि फैंग चेन बहुत हास्यास्पद था। ये बहुत मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद है। वांग जिनफू ने धीरे से अपना सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि फैंग चेन बेहद मूर्ख था। लेकिन अगले ही पल वे जोर से हंस नहीं सके, क्योंकि बू यंगवेई वास्तव में रुक गई थी। हर कोई दंग रह गया और असमंजस से बू यंगवेई को देखने लगा। लेकिन वह फैंग चेन के हाथ को देख रहा था और वह अपने हाथ में एक जेड कार्ड पकड़े हुए था। वांग जिनफू ने स्वाभाविक रूप से बू यंगवेई की असामान्यता को नोटिस किया और जब उन्होंने फैंग चेन के हाथ में जेड कार्ड देखा तो उन्होंने तुरंत चिल्लाया, व्हाइट स्केल जेड कार्ड। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसकी आंखें कुछ अधिक भयभीत हो गईं। सफेद स्केल जेड कार्ड, यह एक जेड कार्ड है जो केवल पवेलियन मास्टर ही दे सकता है। जिस व्यक्ति के पास ये जेड टोकन है, वह शेनबाओ मंडप का एक प्रतिष्ठित अतिथि है। शेनबाओ मंडप के किसी भी सदस्य को इस व्यक्ति के साथ उच्चतम शिष्टाचार के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब अन्य लोगों ने वांग जिनफू की चीख सुनी तो वे तुरंत समझ गए। लेकिन क्योंकि वे इसे समझ गए थे, वे सभी अविश्वास से फैंग चेन को देखने लगे।
शेनवाओ मंडप में सफेद स्केल जेड टोकन की बहुत अधिक शक्ति और स्थिति है, और बहुत कम लोग हैं जिनके पास यह है। और यह युवक जो शुरू से अंत तक बहुत शांत रहा है, वह वास्तव में सफेद स्केल जेड टोकन का मालिक है। ये कैसे संभव है? यह आदमी सफेद स्केल जेड टोकन का मालिक कैसे हो सकता है? यान किंग ने अपनी आंखें चौड़ी की और दहाड़ा, ये सही है। नकली, ये निश्चित रूप से नकली सफेद स्केल जेड टोकन है। यान मुमिंग ने भी चिल्लाया, मैनेजर वांग, उसे मार डालो। उसका जेड टोकन निश्चित रूप से नकली है। वांग जिनफू को बहुत पसीना आ रहा था। वह कैसे नहीं बता सकता था कि यह जेड टोकन असली है या नकली। लेकिन इस समय वह ये भी समझ गया था कि चाहे वह असली हो या नकली, उसे डर था कि उसने दूसरे पक्ष को नाराज कर दिया है। एकमात्र उपाय ये था कि इसे एक बार में ही कर दिया जाए। बहादुर, उसने बाहर धोखा देने के लिए वास्तव में एक नकली सफेद स्केल जेड टोकन का इस्तेमाल किया। एल्डर बू, उसे मार डालो, उसने चिल्लाया। बू यंगवेई झिझक रहा था। वह कैसे नहीं बता सकता था कि जेड टोकन असली था या नकली। लेकिन वह वांग जिनफू की तरफ था, इसलिए उसे आदेशों का पालन करना पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नकली जेड टोकन बनाने की? यह एक बड़ा अपराध है। मर जाओ। बू यंगवेई ने अपनी तलवार आसमान की ओर तान दी। महान दाओ की तलवार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ी थी और फैंग चेन की ओर इशारा कर रही थी। अचानक एक विशाल तलवार की शक्ति ने फैंग चेन को घेर लिया। वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। फैंग चेन को पसीना आ गया। वह वास्तव में एक महान गुरु था। दुर्भाग्यवश ये बीस्ट मास्टर रॉड द्वारा पहले दी गई प्रतिरोधक क्षमता से बहुत कमजोर थी। बेशक यह ऐसी बात नहीं थी जिसका वह विरोध कर सके। मरना। बू यंगवेई चिल्लाए और तलवार सीधे फैंग चेन की ओर बढ़ी। मेरे पीछे आओ। ये देखकर यानजोग ने हमले को रोकने के इरादे से फैंग चेन और झाओ शिमाई को अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। झाओ शिमाई ने शून्य में एक निश्चित स्थान की ओर देखा जहां किंग लाओ था। हालांकि फैंग चेन बिना किसी उतार चढ़ाव के शांत दिख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक गर्जना हुई और फैंग चेन और अन्य लोगों के सामने एक परिदृश्य पेंटिंग सामने आ गई। लंबी तलवार परिदृश्य चित्रकला से टकराए, लेकिन सीधे परिदृश्य चित्रकला में समाहित हो गई और गायब हो गई। बू यंगवेई का चेहरा एकदम बदल गया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने लगी लैंडस्केप पेंटिंग किसकी है। ये देखकर वांग जिनफू का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसके पैर नर्म पड़ गए और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। सब खत्म हो गया, यही बात उसने मन में सोची। स्याही की पेंटिंग से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। वह ज्वांग माओ था। इस समय ज्वांग माओ अब पहले की तरह सहज नहीं था, केवल उदासीनता और क्रोध था। कितनी बड़ी हिम्मत है कुत्ते की, सफेद स्केल जेड कार्ड को मारने की भी हिम्मत। अच्छा, बहुत अच्छा। ज्वांग माओ गुस्से में हंस पड़े। वे इतने सालों से शेनबाओ मंडप के प्रभारी थे और उन्हें लगा कि उन्होंने शासन में बहुत अच्छा काम किया है और शेनबाओ मंडप को समृद्ध बनाया है। लेकिन वांग जिनफू और बू यंगवेई की हरकतों ने उनके मुंह पर तमाचा मार दिया। प्लॉप। वांग जिनफू जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कांपते हुए बोला, मास्टर, मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया इस बार मुझे माफ कर दें। बू यंगवेई भी जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठ गई। मास्टर, मैं गलत थी। दोनों लोगों की दया की गुहार के बावजूद ज्वांग माओ उदासीन रहे। उसने बू यंगवेई से कहा, आज का मामला नहीं छोड़ा जाएगा। जब मैं वापस जाऊंगा तो तुम्हें फिर से सजा दूंगा। पहले एक तरफ हट जाओ। हाँ। बू यंगवेई ने राहत की सांस नहीं ली। वह शेनबाओ मंडप के नियमों को अच्छी तरह जानता था। उसे आगे और भी क्रूर सजा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह भागने की हिम्मत नहीं कर पाया। ग्रैंडमास्टर दायरे का पहला स्तर शेनबाओ मंडप में कुछ भी नहीं था। अगर वह भाग गया तो वह मर जाएगा। जून पैन की नज़र फिर से वांग जिनफू पर पड़ी। ये जानते हुए कि सफ़ेद स्केल वाला जेड कार्ड असली था, आपने वास्तव में किसी को जेड कार्ड धारक को मारने दिया। वांग जिनफू, आप बहुत घमंडी हैं। मुझे। वांग जिनफू कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन ज्वांग पांग ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। पहले मैंने तुमसे कांच की जमीन 7 मिलियन में खरीदने के लिए कहा था। क्या तुमने इसे ऐसे ही खरीदा? उसने ठंडे स्वर में कहा। यह। वांग जिनफू बहस करना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि अपना बचाव कैसे करे। ज्वांग पांग ने फिर उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि फैंग चेन से कहा, मित्र फैंग, इस आदमी का जीवन और मृत्यु तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अचानक सबकी नजरें फैंग चेन पर पड़ी। साथ ही
वे ये भी समझ गए कि दूसरे पक्ष के पास वास्तव में सफेद स्केल Z टोकन था और यह नकली नहीं था। वांग जिनफू ने फैंग चेन की ओर विनती भरी नजरों से देखा और विनती की, सर, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं अंधा हूँ, मैं तैयार हूँ। उसने अपनी अधिकांश संपत्ति को अपने जीवन के बदले में देने की भी योजना बनाई और उसे विश्वास था कि फैंग चेन इनकार नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने फैंग चेन को ठंडे स्वर में कहते सुना, धन्यवाद मंडप मास्टर ज्वांग, चूंकि यह निर्णय लेना मेरे हाथ में है तो उसे मरने दो। हर कोई कांप उठा और अविश्वास से फैंग चेन को देखने लगा। बिना एक क्षण की भी हिचकिचाहट के उसने उसे मरने दिया, जो कि काफी क्रूर था। नहीं, मैं अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ, बशर्ते आप मेरी जान बख्श दें, कृपया। स्वाभाविक रूप से शेनवाओ मंडप के दुकानदार की संपत्ति अत्यंत समृद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी अन्य व्यक्ति संभवतः अपनी जान बख्शकर संपत्ति चुनना पसंद करेगा। लेकिन फैंग चेन की अभिव्यक्ति उदासीन, बिना किसी डगमगाहट के बनी रही। वह स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष की संपत्ति से लुभाया जाता है, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन है और केवल उन्मूलन ही लोगों को सहज महसूस करा सकता है। इसके अलावा कौन गारंटी दे सकता है कि दूसरे पक्ष के जीवित रहने के बाद वह उसे मारने और उसकी संपत्ति वापस लेने का अवसर ढूंढ लेगा। विशेषकर ऐसे दयालु चेहरे और क्रूर हृदय वाले व्यक्ति को हम कोई मौका नहीं दे सकते। ज्वांग माओ ने फैंग चेन को गहराई से देखा और उसके दिल में और भी अधिक गर्व महसूस हुआ। फिर भी उसने संकोच नहीं किया। एक प्रतिभाशाली कीमियागर और एक बेकार दुकानदार की तुलना में वह समझ गया कि कौन अधिक महत्वपूर्ण था। फिर उसने बू यंगवेई से कहा, क्या तुमने आदेश नहीं सुना? तुम कार्रवाई क्यों नहीं करते? बू यंगवेई का शरीर कांप उठा और उसने आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। वह खड़ा हुआ और वांग जिनफू को देखने लगा। नहीं, मैं यहाँ नहीं मरूंगा, कोई मुझे नहीं मार सकता। वांग जिनफू भयभीत होकर चिल्लाया, पलटा और भाग गया। लेकिन बू यंगवेई जानता था कि यह शायद उसकी सजा कम करने का एक अच्छा अवसर था, इसलिए वांग जिनफू का बचना स्वाभाविक रूप से असंभव था। अपनी उंगली के इशारे से लंबी तलवार फिर से लेंस के पेंटिंग से बाहर निकल गई और स्वर्ग और पृथ्वी की तलवार में बदल गई। अंतरिक्ष को अनदेखा करें, सीधे वांग जिनफू पर वार करें। वांग जिनफू ने केवल 7वें स्तर के दायरे के बारे में पूछा, वह इस हमले को कैसे रोक सकता है? स्वर्ग और पृथ्वी से तलवार गिरी, सीधे उसके सिर पर वार किया। वांग जिनफू की आंखें घबराहट से भरी हुई थीं और उसने वार को रोकने के प्रयास में सभी ढाल, जादुई हथियार और ताबीज निकाल लिए। लेकिन उन्होंने पूछा कि 7वें स्तर की तुलना गुरु के पहले स्तर से कैसे की जा सकती है? इस तलवार के सामने आते ही सभी रक्षात्मक साधन ध्वस्त हो गए। नहीं, वांग जिनफू डर के मारे चिल्लाया, लेकिन वो परिणाम नहीं बदल सका और तलवार से उसका सफाया कर दिया गया। हर कोई ये दृश्य देखकर अचंभित रह गया, खासकर यान परिवार के लोग, जिनके चेहरे भय से भरे हुए थे। यान परिवार को शेनबाओ पवेलियन से समर्थन प्राप्त करने में सफलता मिली क्योंकि वांग जिनफू उनके समर्थक थे। लेकिन अब वांग जिनफू की उनके सामने ही मृत्यु हो गई। यान मूमिंग और यान किंग का दिल टूट गया, उनका यान परिवार बर्बाद हो गया। ज्वांग माओ फैंग चेन के पास आए और माफी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है छोटे दोस्त मिंग, यान परिवार के मुखिया। मैंने जिनफू को पहले भी चमकदार जमीन पर कब्जा करने दिया था, लेकिन मैंने इसके लिए बोली लगाने की योजना बनाई थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग जिनफू वास्तव में इसे मुफ्त में लेना चाहता था। ये वास्तव में खेदजनक है। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया, अपने हाथों को कपड़े की तरह मोड़ा और कहा, मुझे बचाने के लिए मुझे पवेलियन मास्टर ज्वांग का आभारी होना चाहिए। मुझे क्यों खेद है? यान झोंग ने यह भी कहा, हाँ, अगर मास्टर ज्वांग ने कार्रवाई नहीं की होती तो मुझे डर है कि हमारा यान परिवार खत्म हो जाता। जहां तक पहले जो हुआ, मेरा मानना है कि उसका मास्टर ज्वांग से कोई लेना देना नहीं है। ज्वांग माओ ने अपना सिर हिलाया, यह मेरी गलती है कि मेरी देखभाल अच्छी नहीं थी। अपनी माफी व्यक्त करने के लिए मैं, शेनबाओ मंडप, निश्चित रूप से यान परिवार को मुआवजा देगा। मास्टर ज्वांग मंडप, ये यान परिवार बाहर अपनी शक्ति दिखाने के लिए आपके शेनबाओ मंडप पर निर्भर है। क्या आप उनसे निपटते नहीं हैं? बगल में खड़ी झाओ शिमाए ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी कि उसे ज्वांग माओ को कोई महत्व देने की जरूरत नहीं है। गेहूं, यान झोंग ने डांटा। ज्वांग माओ ने कहा, मिस मैं यह सही कह रही हैं। यान परिवार मेरे शेनबाओ मंडप का इस्तेमाल हर जगह दूसरों को धमकाने के लिए करता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते।
ये सुनकर यांग परिवार में सभी का दिल कांप उठा और वे भयभीत हो गए। यांग मूमिंग में अब वह पहले जैसी अहंकारी आभा नहीं रही। ज्वांग माओ ने यांग परिवार को ठंडे भाव से देखा और फैंग चेन से कहा, छोटे दोस्त मेंग, इस यांग परिवार का जीवन या मृत्यु अभी भी तुम्हारे द्वारा तय किया जाता है। जैसे ही ये शब्द निकले, यांग परिवार में हर कोई और भी हताश हो गया। इस दुष्ट सितारे को एक निर्णय दो, तो क्या उसके यांग परिवार के बचने का कोई रास्ता है? सौभाग्य से इस समय फैंग चेन ने कहा, यांग परिवार के मामलों को यांग परिवार के मुखिया को संभालने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। यह मामला यांग परिवार और यांग परिवार के बीच की दुश्मनी है, इसलिए वह उनके प्रतिनिधि के रूप में काम नहीं करेगा। यानसोंग के चरित्र और यांग परिवार के प्रति यांग परिवार की नाराजगी के साथ इस परिवार का अंत अच्छा नहीं होगा। यानजोंग चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन इस मामले में जीवन और मृत्यु के अधिकार उसे सौंप देगा। धन्यवाद, उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा। फैंग चेन मुस्कुराया। मास्टर यान, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ज़ियाओ मायर के दादा हैं। मुझे यही करना चाहिए। जब झाओ शिमाई ने ये सुना तो वह मीठी मुस्कान के साथ बहुत खुश हुआ। यानजोंग ने फैंग चेन और झाओ शिमाई को उलझन भरी नजरों से देखा और कुछ और नहीं कहा। ज्वांग माओ ने कहा, ठीक है बुयंगवी, आप रोक सकते हैं और मास्टर यान की व्यवस्था का पालन कर सकते हैं। हाँ, बू यंगवेई ने जवाब दिया। ये देखकर यांग मूमिंग की आंखें और अधिक हताश हो गईं। पिछले कई वर्षों से उन्होंने यान परिवार को हर जगह निशाना बनाया है और दोनों पक्षों के बीच गहरी दुश्मनी पैदा हो गई है। फैंग चेन ने कहा, मास्टर ज्वांग पवेलियन, कृपया यहाँ आइए। अगर आपके पास समय है तो बात करने के लिए कोई जगह क्यों नहीं ढूंढते? वह दूसरे पक्ष को ऐसे ही आने और जाने नहीं दे सकता था। कर सकना, ज्वांग माओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यानजोंग ने झाओ शिमाई से कहा, माई एर मंडप ज्वांग के मालिक को अपने घर वापस ले जाओ और उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। अच्छा, झाओ शिमाई ने सिर हिलाया और फिर वे तीनों बाहर चले गए। 3 लोगों के चले जाने के बाद यानजोंग की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। यांग मूमिंग ने तुरंत अर्धमृत यान जियुकिन को रिहा कर दिया और उसे यान परिवार में वापस जाने दिया। दादा, यान जियुकिन रोते हुए यानजोंग के पास आया। वह मूर्ख नहीं है और स्वाभाविक रूप से अपने सामने की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अब जब फैंग चेन की वजह से शेनबाओ पवेलियन उनके पक्ष में है, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उसने यांग मिंग की ओर गुस्से से इशारा किया और चिल्लाया, दादाजी, वह वही है जिसने मुझे यहाँ बांधा है। उसने मुझे यातनाएं भी दी। उसने कहा कि वह मेरे यान परिवार को खत्म कर देगा। उसे मार डालो, उसे मार डालो। यांग किंग का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह थोड़ा असमंजस में था। यान जियुकिन ने जब ये देखा तो उसे और भी गर्व हुआ। कमीने, मुझे तुम्हें एक दर्दनाक कीमत चुकानी होगी। यानजोंग ने अपने पोते की ओर देखा और बहुत निराश हुआ। इस घटना के बाद उन्होंने अपने पोते को प्लेबॉय बनाने का फैसला किया। जहां तक यान परिवार का सवाल है तो यह उसे कभी भी नहीं सौंपा जाएगा। भाई यान, ये सब पहले एक गलतफहमी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप शेनबाओ मंडप के सदस्य बनेंगे। यांग म्यूमिंग ने ठंडे पसीने के साथ कहा। अब वह पहले जैसा गर्वित नहीं दिख रहा था, लेकिन यानजोंग की आंखें बिना किसी भावना के ठंड से भरी थीं। गलतफहमी, चाहे ये गलतफहमी हो या न हो, आपके यान परिवार को अस्तित्व में बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने बू यंगवेई से कहा, बड़े बू, कृपया कार्रवाई करें। यान परिवार के सभी सदस्यों को मार डालें। यानजोंग एक दयालु व्यक्ति नहीं है, अन्यथा वह यान परिवार की स्थिति में मजबूती से नहीं बैठ पाता। यान परिवार जैसे परिवारों को नहीं रखा जा सकता, ये बात वह अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, बू यंगवेई की अभिव्यक्ति जटिल थी। पहले वह यान परिवार को नष्ट करने में मदद कर रहा था, लेकिन अब वह यान परिवार को नष्ट करने में मदद कर रहा है। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। यांग मूमिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह चिल्लाया, मास्टर यान, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको ऐसा क्यों करना है? यांग किंग ने भी दहाड़ते हुए कहा, मेरा यान परिवार लियुली भूमि पर कब्जा करने के लिए वांग जिनफू के आदेशों का पालन कर रहा है। मास्टर यान को उन सभी को क्यों मारना है? उन सबको क्यों मार डाला? यानजोंग ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या आपको ये हास्यास्पद नहीं लगता? इस समय बू यंगवेई ने पहले ही एक चाल चल दी थी। उसने अपने बड़े हाथ से इशारा किया। यांग हवेली के ऊपर आकाश में 5 तलवारों की संरचनाएं दिखाई दी। तलवारों की टोली से 5 विशाल तलवारें उड़ी।
वे यांग हवेली में 5 स्थानों पर गिरी और हवेली को अवरुद्ध कर दिया। यान परिवार के सभी लोग, मेरा आदेश सुनो, मार डालो। यान झोंग स्वाभाविक रूप से बुयंगवेई के लोगों को कार्रवाई नहीं करने देगा। हाँ, यान परिवार के सदस्यों ने एक के बाद एक जवाब दिया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे यान परिवार को नष्ट नहीं कर सकते। यान मूमिंग दहाड़े और आगे बढ़ना चाहा, लेकिन बुयंगवेई ने उसे यह मौका नहीं दिया और तलवार से यांग मूमिंग पर वार कर दिया। यद्यपि यांग मूमिंग के पास ताओवादी क्षेत्र का साधना स्तर है, फिर भी वह ग्रैंड मास्टर क्षेत्र का मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ तलवारें गिरी, फिर वह सीधे मारा गया। जहां तक यांग परिवार के अन्य सदस्यों का सवाल है, उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने जब ये दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। समृद्ध यांग परिवार ऐसे ही नष्ट हो गया। तुम्हें पता है, ये वह अस्तित्व है जिसकी उन्हें तलाश करनी चाहिए। फैंग चेन को ये सब पता नहीं था। इस समय वह और ज्वांग माओ यान परिवार के पास आए और बातचीत कर रहे थे। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि यान परिवार का अंत क्या होगा। लगभग रात हो चुकी थी और यान झोंग वापस आ गया। इस समय उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया था और ऐसा लग रहा था कि वह यान परिवार के अंतिम परिणाम से बहुत संतुष्ट था। उसने जटिल भाव से फैंग चेन की ओर देखा और हाथ झुकाकर कहा, पवेलियन मास्टर ज्वांग और शियाओ मिंग, आपकी मदद और मेरे यान परिवार को बचाने के लिए धन्यवाद। ज्वांग माओ ने कहा, मास्टर यान, आप बहुत दयालु हैं। यह मेरे कारण हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सारी संपत्ति और उद्योग यान परिवार का होगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। यान झोंग बहुत खुश था। यान परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने के बाद उसका यान परिवार बुबू शहर से बाहर का पहला परिवार भी बन गया था। इसके अलावा शेनवाओ मंडप की सुरक्षा के साथ उनका यान परिवार निश्चित रूप से एक मजबूत पैर जमाने में सक्षम होगा। धन्यवाद, यान झोंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। मंडप मास्टर ज्वांग, झाओ शिमाई ने उत्सुकता से पूछा। मैं उत्सुक हूँ। कारण के अनुसार शेनवाओ मंडप की ताकत लियुली भूमि पर कम नहीं दिखनी चाहिए। मंडप मास्टर ज्वांग इतनी परवाह क्यों करता है? ये सुनकर ज्वांग माओ झिझक गया, लेकिन जब उन्होंने फैंग चेन को देखा तो उन्होंने फिर भी कहा, वास्तव में लियुली लैंड उतना सरल नहीं है जितना लगता है। ओह! इन शब्दों ने तुरंत ही वहां उपस्थित सभी लोगों की जिज्ञासा जगा दी। ज्वांग माओ ने आगे कहा, मुझे कुछ महीने पहले एक पुस्तक मिली थी। पुस्तक के अनुसार चमकदार आत्मा शमन क्रिस्टल वास्तव में एक सर्वोच्च शरीर की साधना में पसीने की एक बूंद है। जैसे ही ये शब्द निकले, दर्शकों में मौजूद सभी लोग चौंक गए। फैंग चेन भी ऐसा ही था। क्या उसे याद था कि ग्लेज्ड स्पिरिट टेम्पर्ड क्रिस्टल बहुत बड़ा था, लगभग 3 या 4 मंजिल ऊंचा, और क्या ये पसीने की एक बूंद होगी? ये कैसे हो सकता है? झाओ शिमाई ने कहा, ये वास्तव में अविश्वसनीय था। ज्वांग माओ ने भी कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे लगा कि जब मैंने इसे उस समय देखा था तो यह अविश्वसनीय था। इसके अलावा ये पुस्तक में दर्ज है कि चमकता हुआ आत्मा स्वभाव वाले क्रिस्टल में सर्वोच्च ताओवादी ज्ञान भी शामिल है। भले ही इसमें केवल कुछ निशान हो, मेरे जैसे लोगों के लिए ये भी एक महान अवसर है। सर्वोच्च ताओ का ज्ञान उदय। जब फैंग चेन और झाओ शिमाई ने ये सुना तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में दिल की धड़कन देखी जा सकती थी। उनके जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए शरीर और कानून दोनों को साधना सामान्य बात है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे ऐसे अवसर को जाने नहीं देना चाहते। क्या आत्मा को शांत करने वाले क्रिस्टल को निकालने के महान मार्ग के बारे में कोई अंतर्दृष्टि है? झाओ शिमाई ने पूछा। हाँ, ये बस है। ज्वांग माओ ने चट्टान की घंटी को देखा। एक बार इसे चालू कर दिया जाए तो चमकदार आत्मा शमन क्रिस्टल नष्ट हो जाएगा। जब यानसोग ने ये सुना तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह कल होता तो मैं वैसे भी सहमत नहीं होता। आखिरकार चमकदार क्रिस्टल मेरे यान परिवार के जीवन और मृत्यु से संबंधित है, लेकिन अब मेरे यान परिवार ने यान परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। भले ही चमकदार आत्मा टेम्पर्ड क्रिस्टल नष्ट हो जाए, ये ठीक रहेगा। ग्लेज्ड स्पिरिट टेम्पर्ड क्रिस्टल ने केवल सहायक भूमिका निभाई। अतीत में यान परिवार के पास केवल कुछ संसाधन क्षेत्र थे। ग्लेज्ड भूमि खोने से नींव पर असर पड़ने की संभावना थी, लेकिन अब जब मैंने यान परिवार को अपने नियंत्रण में ले लिया है तो यह अब पहले जैसा नहीं रहा। ग्लेज्ड स्पिरिट टेम्परिंग क्रिस्टल के बिना ये कुछ भी नहीं है। तो फिर चलो जल्दी से देख लें, झाओ शिमाई ने उत्साह से कहा।
ज्वांग माओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, चलिए कल सुबह तक इंतजार करते हैं। क्यों? रिकॉर्ड के अनुसार ग्लेज्ड स्पिरिट टेम्पर्ड क्रिस्टल एक नश्वर की तरह है। ये रात में गहरी नींद में सो जाएगा और चाहे आप कुछ भी करें, ये बेकार रहेगा। केवल सूर्योदय के बाद ही ग्लेज्ड स्पिरिट टेम्पर्ड क्रिस्टल को चालू किया जा सकता है। कोई बात नहीं, आज सब थके हुए हैं, इसलिए चलो रात को आराम करते हैं। मैं सबके लिए कमरे का इंतजाम कर दूंगा, यान झोंग ने कहा। स्वाभाविक रूप से सभी को कोई आपत्ति नहीं थी। ज्वांग माओ और फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से यानफू में सबसे अच्छे अतिथि कमरों की व्यवस्था की। जहां तक झाओ शिमाई का सवाल है, उसका अपना कमरा है और यान झोंग अपनी नौकरानी से उसे हर दिन साफ करवाता है, इसलिए यह बहुत साफ है। झाओ शिमाई के कमरे में आने के बाद उसने नौकरानी को जाने के लिए कहा और फिर कहा, बूढ़े किंग अंदर आओ, मुझे कुछ कहना है। जल्द ही शून्य विकृत हो गया और किंग लाओ शून्य से बाहर निकल आया और झाओ शिमाई के पास आया, सम्मानपूर्वक कहा, मिस। झाओ शिमाई ने कहा, बूढ़े किंग, क्या फैंगचेन लुतियान क्षेत्र में आ गया है? किंग लाओ ने कहा, कुछ समय पहले मुझे खबर मिली कि फैंगचेन वास्तव में लुओटियन क्षेत्र में आ गया था और लुओशिन गेट पर बहुत शोर मचाया और फिर चला गया। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए मुझे डर है कि स्पष्ट रूप से जांच करने में कुछ समय लगेगा। जांच जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। झाओ शिमाई ने कहा, जब तक वह व्यक्ति लुतियान क्षेत्र में आता है तब तक वह पर्याप्त है। बस ये बात फैलाओ और उसे 1 महीने में तियानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में आने की सीमा तय करो, अन्यथा मेरे साथ उसका जुड़ाव समाप्त हो जाएगा। हाँ, किंग लाओ ने आदेश स्वीकार कर लिया और तुरंत पुनः शून्य में गायब हो गया। झाओ शिमाई की ठंड धीरे धीरे गायब हो गई और उसने खुद से कहा, मेंगचेन, मुझे 1 और महीना दो। जब मैं इस मामले को पूरी तरह से हल कर लूंगी तो मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बताऊंगी। अगली सुबह कई लोग एक साथ लियुली गए। जब वे ग्लेज्ड स्पिरिट टेम्परिंग क्रिस्टल के पास आए तो जो लोग पहले यहाँ साधना कर रहे थे उन सभी को यान झोंग द्वारा यान परिवार के मामलों से निपटने के लिए भेजा गया था। अतः यहाँ उनके अलावा कोई और नहीं है। ज्वांग माओ ने चेहरे पर उत्साह के साथ विशाल चमकदार क्रिस्टल को देखा। ये ग्लेज्ड स्पिरिट टेम्पर्ड क्रिस्टल है। ये वास्तव में किंवदंती की तरह ही सुंदर है। उसने कांच के क्रिस्टल को सहलाया, उसकी आंखें उत्साह और जुनून से भरी थीं। जब फैंग चेन ने ज्वांग माओ की शक्ल देखी तो वह ठंड महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ये देखकर झाओ शिमाई ने असमंजस में पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? फैंग चेन ने कहा, जब मैं पवेलियन मास्टर ज्वांग को मनुष्य के पसीने की एक बूंद को छूते हुए सोचता हूँ तो मुझे थोड़ी ठंड लगती है। झाओ शिमाई दंग रह गया, उसका दिमाग घूम रहा था और उसने कहा, लेकिन क्या होगा अगर यह एक अद्वितीय सुंदरता का सुगंधित पसीना है? एक अद्भुत सुंदरता। फैंग चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया जब उसने मिंग्याओ के कामुक शरीर को दबाते समय निकले सुगंधित पसीने के बारे में सोचा और उसने वास्तव में इसे अब और अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ये सचमुच उपयोगी है। टकराना। लेकिन बदले में उसे झाओ शिमाई का दिमाग मिला। फैंग चेन दर्द में था और झाओ शिमाई को घूरते हुए बोला, तुम क्या कर रहे हो? झाओ शिमाई ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम अभी क्या सोच रहे थे। गंदा आदमी। फैंग चेन अवाक रह गया, क्या वह अपनी मंगेतर के बारे में भी नहीं सोच सकता था? लेकिन उसने उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। महिलाएं कभी कभी अनुचित हो सकती हैं। ये देखकर यान झोंग ने अपने बड़ों की दयालुता दिखाई और अब उसने फैंग चेन और झाओ शिमाई का विरोध नहीं किया। मास्टर ज्वांग पवेलियन, आप इस चमकदार आत्मा शमन क्रिस्टल को कैसे सक्रिय करते हैं? फैंग चेन ने पूछा। ज्वांग माओ ने कहा, मैं भी पुस्तकों से इस विधि को जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह किया जा सकता है या नहीं। चलो इसे आजमाते हैं। मैंने उसे अपने हाथों से मुहरें बनाते और मुहरों से खेलते देखा। मुहरें शून्य में तैरती रहीं और फिर वे कांच के स्पिरिट टेम्पर्ड क्रिस्टल की ओर उड़ गईं और उस पर मुद्रित हो गईं। धमाका। पूरा चमकीला आध्यात्मिक शमन क्रिस्टल अचानक कांपने लगा और शक्ति की लहरें फूट पड़ीं। ये बेहद शुद्ध था। वास्तव में ये कारगर है। ज्वांग माओ दंग रह गए। उन्होंने बस इसे आजमाने के लिए इसे हाथ में लिया। अप्रत्याशित रूप से ये वास्तव में काम कर गया। लेकिन इससे पहले कि वह बहुत खुश हो पाता, एक भयानक खिंचाव बल ने वहां मौजूद सभी लोगों को जकड़ लिया। फिर उसे ग्लेज्ड स्पिरिचुअल क्वेंचिंग क्रिस्टल में खींच लिया गया। ज्वांग माओ और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए। वे विरोध करना चाहते थे लेकिन पाया कि वे कानून की ताकत से कैद थे।
वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे, जितना ज्यादा खिंचाव होगा। अंत में वे चारों ग्लेज्ड स्पिरिचुअल क्वेंचिंग क्रिस्टल में खींच लिए गए। लेकिन कुछ ही देर में ज्वांग माओ और यानझोंग चमकीले आध्यात्मिक शमन क्रिस्टल से एक धमाके के साथ बाहर निकल आए और आसपास की दीवारों से जोर से टकराए। थोड़ी देर बाद दोनों की हालत ठीक हो गई। क्या हो रहा है? छोटे दोस्त मिंग और श्याओमायर कहाँ हैं? वे क्यों नहीं आए? यानझोंग ने अपनी कमर को सहारा देते हुए खड़े होते हुए पूछा। अभी अभी लगी चोट से उसकी बूढ़ी कमर लगभग टूट गई थी। ज्वांग माओ भी ठीक हो गया। उसने ग्लेज्ड स्पिरिचुअल क्वेंचिंग क्रिस्टल को एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ देखा और कहा, चिंता मत करो, अगर मैं सही अनुमान लगाता हूँ तो मेंग शियाओ और श्याओमायर मानक तक पहुँच गए हैं, इसलिए वे ग्लेज्ड स्पिरिचुअल क्वेंचिंग क्रिस्टल में प्रवेश कर गए हैं। वे खतरे में नहीं होंगे। जब तक उन्हें अवसर मिलेगा वे बाहर आ जाएंगे। तो फिर हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? यानझोंग ने असमंजस में पूछा। ये शारीरिक साधना के सर्वोच्च अधिकारी का पसीना है। हालांकि यह पसीने की एक बूंद मात्र है, लेकिन ये बहुत कठिन भी है। ज्वांग माओ ने असहाय होकर कहा। दूसरे शब्दों में, न तो आप और न ही मैं ग्लेज्ड स्पिरिचुअल क्वेंचिंग क्रिस्टल के पक्षधर हैं। क्या हमें बाहर थूक दिया गया? यानझोंग ने पूछा। ज्वांग माओ ने कड़वाहट से मुस्कुराया और धीरे से सिर हिलाया। ये सुनकर ज्वांग माओ भी असहाय होकर मुस्कुराए। वह दिव्य शक्ति क्षेत्र में है, लेकिन ये चमकदार आध्यात्मिक शमन क्रिस्टल उसके पक्ष में नहीं है। ये कहा जाना चाहिए कि आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि झाओ शिमाई का चुना जाना सामान्य बात थी। आखिरकार उसे लुओ तियानियू में नंबर 1 प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया गया था। लेकिन मेन चेन का भी चयन हुआ, जो उसके शारीरिक प्रशिक्षण की भयानक प्रतिभा को दिखाने के लिए पर्याप्त था। एक ही समय में चमकता हुआ आध्यात्मिक शमन क्रिस्टल के अंदर फैंग चेन को थोड़ी देर के लिए चक्कर आया और फिर धीरे धीरे ठीक हो गया। जैसे ही उसकी नींद खुली उसने तुरंत चारों ओर देखा, लेकिन उसने स्वयं को एक रहस्यमय स्थान पर पाया। यहाँ का स्थान रंगीन और प्रकाश से भरा हुआ है, जो अत्यंत विचित्र है। मेयर फैंग चेन ने कुछ ही दूरी पर श्याओमायर को जमीन पर पड़ा हुआ पाया, जो कोमा में लग रहा था। वह उसके पास आया, उसे उठने में मदद की और उसकी भौहों की ओर इशारा किया। झाओ शिमाई ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जब उसने फैंग चेन का चेहरा देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। मैं क्यों सो गया? फैंग चेन ने कहा, हम एक स्थान में प्रवेश कर चुके हैं, संभवतः चमकदार स्पिरिट टेम्पर्ड क्रिस्टल के अंदर। हाँ। झाओ शिमाई ने चारों ओर देखा और संदेह से पूछा, दादाजी यान और मास्टर ज्वांग कहाँ हैं? फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मुझे डर है कि वह अंदर नहीं आया। हाँ। इस समय आसपास का स्थान विकृत होने लगा। इसके तुरंत बाद अंतरिक्ष में आकृतियां उभरने लगीं। यही है। फैंग चेन चौंका। ये शरीर का शोधन है, और यह भगवान का शरीर का शोधन है। अगर आपने सही अनुमान लगाया है तो ये पसीने का निशान होना चाहिए जिसे भगवान ने शरीर को परिष्कृत करते समय जलाया था। हालांकि यह बहुत अस्पष्ट है। अगर हम कुछ समझ सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत मददगार होगा। लाभ, झाओ शिमाई ने उत्साह से कहा। केवल इतना ही नहीं, यह एक शारीरिक प्रशिक्षण तकनीक भी है। फैंग चेनहुन ने अपनी राक्षसी आंखें खोली और सुराग खोज निकाले। देवताओं का प्रेत धीरे धीरे चलता है, लेकिन हर हरकत रहस्य से भरी होती है। उसी समय दोनों हाथों से दो आभाएं निकलती हैं, एक काली और एक सफेद, एक यिन और एक यांग। यह एक शारीरिक प्रशिक्षण पद्धति है जो यिन और यांग में सामंजस्य स्थापित करती है। फैंग चेन की आंखें चमक उठी। अगर यह शारीरिक प्रशिक्षण तकनीक उसके शरीर पर लागू हो जाए तो वह अपने शरीर में मौजूद दैवीय शक्ति और राक्षसी ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकेगा। यद्यपि उसकी दैवीय शक्ति और आसुरी ऊर्जा अब काफी स्थिर है, लेकिन ये छोटे टॉवर के कारण है। लेकिन जियाओटा एक अस्थिर कारक है। कौन गारंटी दे सकता है कि जियाओटा हमेशा उसके शरीर में रहेगा? एक बार जियाओटा चला गया तो उसके शरीर में दो संगत शक्तियां अनिवार्य रूप से विस्फोट हो जाएंगी, जो उसके नियंत्रण से परे है। झाओ शिमाई ने सिर हिलाया और कहा, बिना किसी देरी के आइए अभ्यास शुरू करें। उन्होंने बात करना बंद कर दिया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। वे दोनों लोटियन क्षेत्र में शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और उनकी अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए अद्वितीय है। भले ही ये देवताओं की ओर से आए तो भी यह उन दोनों के लिए कोई समस्या नहीं होगी। यिन और यांग एक दूसरे के साथ मिलकर सभी चीजों को बदलते हैं। दुनिया की हर चीज का अपना यिन और यांग होता है।
आप सभी चीजों से यिन और यांग सिद्धांत का एक अंश समझ सकते हैं। फैंग चेन ने अपने हाथ शून्य में घुमाए, एक हाथ में दैवीय शक्ति और दूसरे में शैतानी ऊर्जा थी। दोनों सेनाएं घूमकर फैंग चेन को घेरने लगी। धीरे धीरे दोनों सेनाएं एक दूसरे के करीब आ गईं और ऐसा लगने लगा कि वे एक दूसरे से टकरा जाएंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वास्तव में दोनों बलों के बीच एक निश्चित दूरी है, लेकिन इस दूरी को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब फैंग चेन ने ऑपरेशन शुरू किया तो आसपास के स्थान से ऊर्जा का हर कण उसके शरीर में भर गया। तुरंत ही उसके शरीर शोधन क्षेत्र साधना स्तर में धीरे धीरे सुधार होने लगा। दूसरी ओर झाओ शिमाई के लिए भी यही सच है, लेकिन उसकी धारणा फैंग चेन से थोड़ी अलग प्रतीत होती है। वह अपने शरीर के चारों ओर एक प्रभामंडल देख सकता था। उसके चारों ओर शरीर के अक्षर और ताओवादी ग्रंथ तैर रहे थे तथा एक भौतिक तकनीक जो भाला आत्मा के साथ विलीन हो रही थी उसके शरीर में चल रही थी। वे दोनों एक प्रकार से निस्वार्थ साधना में लग गए। बाहर ज्वांग माओ और यानजोंग इंतजार कर रहे हैं। यानजोंग थोड़ा चिंतित हुआ और बोला, मास्टर ज्वांग मंडप, वे आधे महीने से वहां हैं, वे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं? ज्वांग माओ ने धीरे धीरे मंद होते जा रहे कांच के स्पिरिट टेम्पर्ड क्रिस्टल को देखा। चिंता करने की बजाय उसने मुस्कुराहट दिखाई। उन्होंने कहा, मास्टर यान, देखिए, ये चमकीला स्पिरिट टेम्पर्ड क्रिस्टल धीरे धीरे मंद हो रहा है और इसकी आध्यात्मिकता बहुत हद तक खो गई है। यह ऊर्जा के अवशोषण के कारण होता है, जिसका अर्थ है कि वे दोनों इस समय स्पिरिट टेम्पर्ड क्रिस्टल की ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं। एक बार अवशोषण पूरा हो जाने पर वे बाहर आ जाएंगे। क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? यानजोंग अभी भी थोड़ा चिंतित था। ये बात बोलते हुए ज्वांग माओ थोड़ा अविश्वासपूर्ण हो गया। प्राअभिलेखों के अनुसार ये ठीक होना चाहिए। जब तक ... बस क्या, जब तक वे दोनों ग्लास स्पिरिट क्वेंचिंग क्रिस्टल में मौजूद शुद्ध दिव्य शक्ति को अवशोषित नहीं कर लेते, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि वह देवताओं की शक्ति है और यह ऐसी चीज नहीं है जिसका हम सामना कर सकें। ज्वांग माओ ने कहा, क्या यह अभी भी खतरनाक नहीं है? यानजोंग ने फिर सोचा। चिंता मत करो, ज्वांग माओ ने उसे सांत्वना दी। हर पल ग्लास स्पिरिट टेम्पर्ड क्रिस्टल में शुद्ध दिव्य शक्ति नहीं होती है, और अगर होती भी है तो अवशोषित होने की केवल 32% संभावना होती है। इसलिए यह असंभव है। ये सुनकर यानजोंग को थोड़ी राहत महसूस हुई। उन्होंने आह भरते हुए कहा, मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। जहां तक बाहरी दुनिया का सवाल है, झाओ शिमाई ने किंग लाओ से जो जानकारी फैलाने को कहा था वह तेजी से पूरे लुतियान क्षेत्र में फैल गई। जब ये पता चला कि पहले दिन की खूबसूरत लड़की ने वास्तव में किसी और के साथ एक बच्चे के चुंबन की व्यवस्था की थी, तो पूरा लोटियन क्षेत्र तुरंत हैरान रह गया। झाओ शिमाई के अनगिनत प्रेमी बेहद ईर्ष्यालु हैं। यहाँ तक कि अगर झाओ शिमाई ने उसे सगाई तोड़ने के लिए त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में जाने के लिए कहा तो वे ऐसा ही करेंगे। क्यों? यह आदमी जो कहीं से भी प्रकट हुआ, झाओ शिमाई के साथ सगाई कैसे कर सकता है? वह क्या है? और दूसरा पक्ष वास्तव में सगाई तोड़ना चाहता है। ये बिल्कुल अक्षम्य है। कुछ समय के लिए फैंग चेन का नाम तुरंत बाहरी दुनिया में फैल गया। लगभग हर कोई इस मामले पर चर्चा कर रहा है। फैंग चेन कौन है? क्या कोई जानता है? कौन जानता है? अनजान व्यक्ति जरूर भाग्यशाली रहा होगा। नहीं, ये कमीना कोई भी हो, मेरी देवी के लायक नहीं है। ये सही है, देवी झाओ हमारे लुतियान क्षेत्र की किंवदंती है। मैं 1 महीने में त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि फैंग चेन कौन है। त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय स्वाभाविक रूप से केंद्र बिंदु बन गया। जब झाओ पिंगफान को ये बातें पता चली तो वह लगभग क्रोधित हो गया। मुझे पता था, वह सगाई तोड़ने के लिए ही शेनडोंग क्षेत्र गई थी। ये लड़की, ये और भी ज्यादा अपमानजनक होता जा रहा है। झाओ पिंगफान हॉल में आगे पीछे घूम रहा था। एक भयावह माहौल छाया हुआ था। उसके आसपास के सभी बुजुर्ग कांप रहे थे, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर दायरे के 8वें या 9वें स्तर के लोग भी। पिता, एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी सावधानी से बोला। उस व्यक्ति का नाम झाओ टोंग है और वह झाओ शिमाई का पिता है। उन्होंने कहा, वह फैंग चेन पूर्वी दिव्य क्षेत्र से आया एक युवा भिक्षु है। मैया में अद्भुत प्रतिभा है और वह स्वर्ग से आए एक सुंदर लड़की है। निचले क्षेत्र से आए एक भिक्षु से शादी करना उसके लिए वास्तव में अपमानजनक है। झाओ पिंगफान ने झाओ टोंग को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि मौके पर लिया गया मेरा निर्णय बेहद मूर्खतापूर्ण था? नहीं। झाओ टोंग ने तुरंत कहा,
मुझे लगता है कि उन दोनों का एक दूसरे के साथ असंगत होना गलत है। मैं या उन्हें एक साथ आने के लिए मजबूर करने के लिए कैसे सहमत हो सकता है? हाँ, संप्रदाय गुरु, ये वास्तव में एक बर्बादी है कि मेयर को निचले क्षेत्र के एक भिक्षु को सौंपा गया है। ये सही है, ये सही है, दूसरों ने भी कहा। झाओ पिंगफान ने सभी की ओर देखा और शांति से कहा, डोमेन में भिक्षुओं के साथ क्या गलत है? क्या आप इतने आश्वस्त हैं कि निचले डोमेन में भिक्षु लोटियन डोमेन के भिक्षुओं से भी बदतर हैं? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम कभी भी कितियन महाद्वीप के सबसे ऊंचे महाद्वीप के भिक्षुओं जितने अच्छे नहीं होंगे? मंजूर। हर कोई चुप था, वे कहना चाहते थे कि यह वास्तव में मामला था। आखिरकार, यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि साधु जितना ऊंचा होगा उतना ही मजबूत होगा। लेकिन झाओ फैनफेन की ठंडी आंखों को देखते हुए उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। झाओ पिंगफान को नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उसने आगे कहा, ऊपरी और निचले के बीच का अंतर वास्तव में किसी व्यक्ति की पहचान निर्धारित कर सकता है, लेकिन यह किसी व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित नहीं कर सकता है। कितियन महाद्वीप के इतिहास में ऐसा नहीं है कि निचले क्षेत्रों से कोई भी व्यक्ति नहीं आया है जिसने सबसे ऊंचे महाद्वीप पर पैर रखा हो और दुनिया में प्रवेश किया हो। अब जब फैंग चेन लोटियन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, तो आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह फिर से ऊपरी क्षेत्र में नहीं जा सकता है? हर कोई अवाक था, लेकिन स्वाभाविक रूप से उन्हें विश्वास नहीं था कि फैंग चेन ऐसा कर सकता है और ऊपर जाना है। यहाँ तक कि वे, उनके जैसे महान गुरु भी, ऐसा नहीं कर सकते। झाओ पिंगफान ने ये देखकर हल्की सी आह भरी। इन लोगों ने एक दूसरे से बात करने की महत्वाकांक्षा बहुत पहले ही खो दी है, और चाहे वे कितना भी कुछ बोलें, ये बेकार है। उन्होंने कहा, यह शादी रद्द नहीं की जा सकती। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने तियानयांगजी के साथ सगाई सिर्फ इसलिए कर ली क्योंकि मैं नशे में था? मैंने मेयर के भाग्य का अनुमान लगा लिया है। वह और फैंग चेन पहले से ही भाग्य से जुड़े हुए हैं। अराजकता क्लेश में बदल गई। केवल पति पत्नी बनकर ही हम आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी लोग चौंक गए। पिताजी, क्या आप इस बारे में गंभीर हैं? झाओ टोंग ने आश्चर्य से कहा। कुआं। झाओ फानफान ने आह भरते हुए कहा, वर्तमान स्थिति में कुछ भी नहीं बदला जा सकता। हम केवल इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं। फैंग चेन को यह नहीं पता था कि उसका नाम पहले ही लुतियान क्षेत्र में फैल चुका था। इस समय उसका शरीर कांप रहा था और बारिश की तरह पसीना बह रहा था। अब वह शारीरिक प्रशिक्षण की अवस्था में है। ये शारीरिक प्रशिक्षण पद्धति एक व्यक्ति के दौड़ने की तरह है, जो आपको ऐसी अवस्था में डालती है जहां आप अपनी सीमा तक पहुंच चुके होते हैं। आपका मन आपसे कह रहा है कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते, बस रुक जाइए। लेकिन फैंग चेन रुक नहीं सका। उसे लग रहा था कि एक बार वह रुक गया तो ये स्थिति टूट जाएगी। इस अवस्था में दोबारा प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। दूसरी ओर झाओ शिमाई के लिए भी यही बात लागू होती है, लेकिन उसकी साधना फॉर्म चेन से थोड़ी अलग है। ये भी शरीर प्रशिक्षण है, लेकिन ये फैंग चेन की तरह येन और यान प्रकार का शरीर प्रशिक्षण नहीं है। इस प्रकार उन्होंने 20 दिन तक अभ्यास किया। अभ्यास के इन दिनों ने फैंग चेन को छठे स्तर से 7वें स्तर तक भौतिक क्षेत्र को तोड़ने की भी अनुमति दी है, और उसकी गति को आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। यही बात झाओ शिमाई के लिए भी सच है, जो फैंग चेन से भी ज्यादा दुष्ट है। उसका भौतिक शरीर मज्जा सफाई क्षेत्र 9वें स्तर पर पहुंच गया है। यिन और यान, बस इतना ही। दोनों ऊर्जाओं को दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें संतुलित चक्र बनाने के लिए प्रसारित होने देना चाहिए। फैंग चेन को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ, मानो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। महान ज्ञान, टकराना। अगले ही पल उसकी भौतिक क्षेत्र साधना आसमान छू गई है। मज्जा सफाई क्षेत्र के 7वें स्तर से 8वें स्तर के शिखर तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, फैंग चेन के पीछे दाओ की आभा फूट पड़ी और एक दाओ शिलालेख धीरे धीरे प्रकट हुआ, जो सद्भाव शब्द था। यह उपदेश कमजोर और सौम्य लग सकता है, लेकिन ये साधारण नहीं है। ये पिछले 20 दिनों में दिव्य शरीर प्रशिक्षण पर फॉर्म चेन की अंतर्दृष्टि का सार है। इस शब्द के साथ फैंग चेन अपने शरीर में देवताओं और राक्षसों की 2 शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है, और अब उसे छोटे टॉवर पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। और दाओफुन शब्द के साथ वह युद्ध में भी अधिक सहज हो सकता है। लेकिन सफलता के बाद फैंग चेन भी पूरी तरह से अपनी सीमा पर पहुंच गया और अपने अभ्यास से जाग गया। लेकिन जैसे ही वह उठा, वह जमीन पर लेट गया और उबकाई लेने लगा। लगभग बह जाने का यह एहसास सुखद नहीं है। जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता,
लेकिन जब आप रुकते हैं तो प्रतिक्रिया लगभग फैंग चेन को मार देती है। हालांकि इस फसल की तुलना में फैंग चेन को लगा कि यह बहुत सार्थक था। न केवल मुझे अपने भौतिक शरीर में सफलता मिली, बल्कि मैंने देवताओं के प्रेत का उपयोग करके उनके शरीर को परिष्कृत करने के लिए एक यिन यांग तकनीक का भी एहसास किया। इस तकनीक का उपयोग न केवल तलवार देवता और तलवार दानव की शक्ति को समेटने के लिए शरीर के शोधन में किया जा सकता है, बल्कि इसका दोहरा उद्देश्य भी है। अगर मैं इसे पूरी तरह से समझ गया तो शायद मैं वास्तव में 2 तलवारबाजी का उपयोग कर सकता हूँ। ये वही है जो फैंग चेन बहुत समय पहले चाहता था। एक बार जब वह दोनों हाथों से तलवार पकड़ सकता है तो एक तरफ तलवार देवता की शक्ति होती है और दूसरी तरफ तलवार दानव की शक्ति होती है। जब दोनों तलवारें एक साथ फट जाती हैं तो उसकी ताकत एक भयानक स्तर पर पहुंच जाएगी। हालांकि इस तकनीक में केवल 3 स्तर हैं, लेकिन इसका अभ्यास करना शायद देवताओं और राक्षसों के शेष अध्यायों जितना कठिन नहीं है। मैंने अभी केवल पहला स्तर ही समझा है। अगर मैं पूरी तरह से मल्टीटास्क करना चाहता हूँ तो मुझे डर है कि मुझे पहले स्तर को पूरी तरह से समझना होगा। ये संभव नहीं है। मुझे डर है कि यह कुछ महीनों तक मुश्किल होगा। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। परमेश्वर की तकनीकें इतनी आसान नहीं हो सकती। भले ही यह समझ के कुछ संकेत ही थे, लेकिन यह उसे गहराई से महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। इस तकनीक को एक नाम दें। चूंकि यह यिन और यांग से संबंधित है, इसलिए आइए इसे दिव्य यिन और यांग कुंग फू कहें, फैंग चेन ने कहा। फिर उसने झाओ शिमाई की ओर फिर से देखा। इस समय झाओ शिमाई सियान पसीने से तरबतर था और अभी भी शारीरिक प्रशिक्षण में डूबा हुआ था। वह प्रकाश से घिरी हुई थी, उसकी शारीरिक आभा उमड़ रही थी और उसके पीछे शरीर, मार्शल आर्ट और रोग के 3 ताओवादी प्रतीक प्रकाश बिखेर रहे थे। ये देखकर फैंग चेन मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भरते हुए बोला, हालांकि मैं के शरीर को निखारने की गति मेरी जितनी तेज नहीं है, लेकिन आज मेरे पास जो प्रतिभा है वह तलवार भगवान, तलवार दानव और स्वर्ग की राक्षसी हड्डियों के आशीर्वाद के कारण है। और मैं यह अकेले ही भौतिक शरीर के साथ इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम है। लू त्यानेयू की प्रतिभा वास्तव में एक राक्षस है। इसी समय शून्य में अचानक एक छोटा प्रकाश समूह प्रकट हुआ। फैंग चेन ने तुरंत ध्यान दिया, यह क्या है? लेकिन जब वह उलझन में था तो प्रकाश की गेंद झाओ शिमाई द्वारा आकर्षित हुई और वास्तव में सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर गई। फैंग चेन बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। ये कैसा चल रहा है? फैंग चेन ने चिंतित होकर झाओ शिमाई को देखा। ऊर्जा ने उसे बहुत शक्तिशाली एहसास दिया, और शरीर में बहुत अधिक प्रबल ऊर्जा का प्रवेश होना अच्छी बात नहीं है। इसे अवशोषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा द्वारा इसे निगल लिए जाने की पूरी संभावना है। निश्चित रूप से अगले ही पल झाओ शिमाई ने भौहें से कुई अभ्यास करना बंद कर दिया और अपने शरीर में ऊर्जा को अवशोषित करने के इरादे से जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गए। फैंग चेन जल्दी से झाओ शिमाई के पास आया, लेकिन उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यदि यह झाओ शिमाई को परेशान करता है, जो शोधन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो इसका अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। वह उत्सुकता से इंतजार करने लगा। झाओ शिमाई ने धीरे धीरे एक दर्दनाक अभिव्यक्ति दिखाए और सुगंधित पसीने ने उसके पूरे शरीर को भिगो दिया और उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखाई दी। ये देखकर फैंग चेन को पता था कि वह और नहीं देख सकता, और उसने कहा, गेहून, इसे अवशोषित मत करो, इसे जल्दी से अपने शरीर से बाहर निकाल दो। फैंग चेन की आवाज़ सुनकर झाओ शिमाई को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उन्होंने कहा, इसे समाप्त करने का कोई तरीका नहीं है, यह ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। ये सुनकर फैंग चेन की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। वह झाओ शिमाई के सामने पैर मोड़कर बैठ गया। वह भी पैर मोड़कर बैठा था और फिर उसने अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया। गेहूं का पेट चपटा और चिकना होता है तथा उसमें थोड़ी गर्माहट होती है, लेकिन अब फैंग चेन को स्पर्श की कोई परवाह नहीं थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना को ज़ियाओ एर के शरीर में प्रवेश कराया। उन्होंने कहा, विरोध मत करो। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना को अपने शरीर में प्रवेश कराना चाहता है तो उसे दूसरे पक्ष की सहमति लेनी होगी। आखिरकार आपकी आध्यात्मिक चेतना का आपके शरीर में प्रवेश करने और अपने कपड़े उतारकर दूसरे व्यक्ति के सामने खुद को नग्न करने में कोई अंतर नहीं है। जब तक आपके क्षेत्र का दमन नहीं किया जाता तब तक कोई रास्ता नहीं है। झाओ शिमाई को लगा कि यह फैंग चेन की चेतना है। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने फैंग चेन की चेतना को अपने शरीर में प्रवेश करने दिया। जिस क्षण यह उसके शरीर में प्रवेश करता है,
फैंगचेन को तुरंत ज़ियाओमाई के शरीर में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा खिलती हुई महसूस होती है। अगर वह इसे जारी रहने देता तो ज़ियाओमाई निश्चित रूप से आधे घंटे से भी कम समय में मर जाती। ये है दैवी शक्ति। फैंगचेन को तुरंत महसूस हुआ कि यह ऊर्जा क्या थी और वह भी चौंक गया। ऐसी शुद्ध दिव्य शक्ति, मेरे तलवार भगवान के खून से भी शुद्ध। ऐसा लगता है कि तलवार भगवान का खून जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ वह शुद्ध नहीं है, बल्कि उसमें तलवार भगवान की ऊर्जा की कुछ किस्में ही हैं। और मेरे सामने ये दिव्य शक्ति शायद पसीने की बूंदों में बची हुई दिव्य शक्ति ही है। लेकिन ये शक्ति भी ऐसी नहीं है जिसका ज़ियाओमाई विरोध कर सके। मुझे क्या करना चाहिए, वह सोचता रहा और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। देवता और दानव विरोध में हैं। अगर मैं तलवार दानव की आभा का उपयोग करके उसे शरीर से बाहर निकालूं तो शायद यह संभावना है। ये सोचते हुए उसने झाओ शिमाए से कहा, मेरे पास एक तरीका है, शायद मैं इस शक्ति को शरीर से बाहर निकाल सकूं। तो जल्दी करो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। झाओ शिमाए ने हौंफते हुए बहुत असहजता से कहा। फैंगचेन ने अब और संकोच नहीं किया और सीधी तलवार दानव के खून की एक बूंद को परिष्कृत किया, इसे एक ऊर्जा गेंद में बदल दिया और अपने हाथ के माध्यम से झाओ शिमाए के शरीर में प्रवेश किया। जैसी कि उम्मीद थी, जब ऊर्जा गेंद झाओ शिमाए के शरीर में प्रवेश कर गई तो दिव्य शक्ति को ऐसा लगा जैसे उसे एक मजबूत दुश्मन का सामना करना पड़ा हो और उसने ऊर्जा फैलाना बंद कर दिया, लेकिन ऊर्जा गेंद की ओर दौड़ पड़ी। वास्तव में ये कारगर है। फैंगचेन प्रसन्न हुआ और फिर उसने दिव्य शक्ति को गले तक पहुंचाया, जिसका उद्देश्य उसे ज़ियाओमाई के मुंह से बाहर निकालना था। कोई रास्ता नहीं था। इस दिव्य शक्ति का घनत्व इतना अधिक था कि उसे छिद्रों से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। ऊर्जा गेंद के मार्गदर्शन में दिव्य शक्ति तेजी से गले तक आ गई, लेकिन जब वह यहां पहुंची तो दिव्य शक्ति ने अचानक बाहर आने से इनकार कर दिया। क्या चल रहा है? फैंगचेन ने भौहें सिकोड़ी। क्या हुआ? यह बाहर क्यों नहीं आ रहा? झाओ शिमाई को बहुत दर्द हो रहा था, वह सचमुच बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फैंगचेन ने कहा, मुझे डर है कि इसे अंततः एक मेजबान मिल गया है और यह नए मेजबान के बिना बाहर नहीं आएगा। तो क्या मैं निराश हूँ? झाओ शिमाई की नम आंखें आंसू बहाने वाली थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ मर जाएगी। फैंगचेन ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मेरे पास इसे बाहर निकालने का एक तरीका है, लेकिन बस मत करो। जब तक तुम जीवित रह सकते हो तब तक सब ठीक है। झाओ शिमाई रोने वाली थी, उसे भी मौत का डर था। ये सुनकर फैंगचेन ने सिर हिलाया और कहा, यदि ऐसा है तो मुझे खेद है। अगले ही पल फैंगचेन ने अचानक झाओ शिमाई के कंधों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उसने अचानक झुककर उसके होठों को चूम लिया।